हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रायून क्लासेस। आज के वीडियो लेक्चर में हम एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स टॉपिक को कवर करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है, फिर चाहे वो CDS हो, CAPF हो, NDA या फिर कोई भी दूसरा एग्ज़ाम। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सोल्ट्स क्या होते हैं। ऑरेंज जूस हो या लेमन जूस, कर्ड हो या विनेगर, इन सभी का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा। मगर क्यों? क्योंकि इनमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें एसिड्स प्रेजेंट हो उन्हीं के केमिकल नेचर को एसिडिक कहा जाता है। एसिड वर्ड लैटिन वर्ड एक्कियर से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है सोर। बात करें यदि बेकिंग सोडा की, क्या आपने इसको कभी टेस्ट किया है? अगर हाँ, तो आपको ये खट्टा तो नहीं लगेगा क्योंकि इसके अंदर कोई एसिड प्रेजेंट नहीं होता। अब इसका टेस्ट होता है बिटर, तो जिसका टेस्ट कड़वा होता है उनको हम बेसिस बोलते हैं और जब हम इनको टच करते हैं तो हमें सॉपी फील आता है। और ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं इनके नेचर को कहा जाता है बेसिक। एसिड और बेस की रिएक्शन से जो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं इन एडिशन टू वाटर, उन्हें हम कहते हैं सॉल्ट्स। ये जो टेबल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इससे क्वेश्चंस बनते ही हैं। नेम ऑफ एसिड दिया हुआ है पहले आपको और बताया गया है कि ये एसिड्स किन में मिलते हैं, और फिर आपको नेम ऑफ बेसिस गिवन है और बताया गया है कि किन में मिलते हैं। तो चलिए इनको भी रीड कर लेते हैं एक बार। एसिडिक एसिड मिलता है हमें विनेगर में। फॉर्मिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय एसिटिक। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में हमें देखने को मिलता है जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन्स वगैरह में। लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन कर्ड। ऑक्सैलिक एसिड इन स्पिनच एंड एस्कॉर्बिक एसिड जिसे हम विटामिन सी भी कहते हैं, ये भी हमें ऑब्वियसली सिट्रस फ्रूट से मिलेगा और सिट्रिक एसिड भी। ओके, एंड आंवला में भी ये पाया जाता है। टार्टरिक एसिड की बात करें सो इट इज़ फाउंड इन टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज। तो जितने भी ये हमारे एसिड्स मेंशन हैं सब नेचर में पाए जाते हैं। बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो इट इज़ फाउंड इन लाइम वाटर। वहीं अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमें विंडो क्लीनर में मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमें सोप में देखने को मिलेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। टोमेटो में प्रेजेंट होता है ऑक्सैलिक एसिड। कर्ड में लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, ये तो हम डिस्कस कर भी चुके हैं ऑलरेडी। एंड जो आंट होती हैं वो मीथेनोइक एसिड प्रोड्यूस करती हैं जब काटती हैं तब, और नेटल स्टिंग जो है दैट प्रोड्यूसेस मीथेनोइक एसिड। तो ये जो आपका आंट स्टिंग, नेटल स्टिंग है, ये क्वेश्चन CDS में पूछा भी जा चुका है। CDS 2 2021 में आपका नेटल स्टिंग के बारे में पूछा गया था और अगेन CDS 2 2022 में भी पूछा गया था। टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो ये क्वेश्चन भी CDS में पूछा जा चुका है। अब जैसे कि कुछ सब्सटेंसेस एसिडिक इन नेचर होते हैं वहीं कुछ बेसिक इन नेचर होते हैं, तो वहीं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो उन्हीं सब्सटेंसेस को कहा जाता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज कर लेते हैं जब उनको किसी भी सोल्यूशन में ऐड किया जाता है, चाहे फिर वो एसिडिक सोल्यूशन हो या फिर बेसिक सोल्यूशन। कुछ इंडिकेटर्स नेचुरली अक्रिंग होते हैं तो वहीं कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स में अगर हम बात करें लिटमस की, तो लिटमस सोल्यूशन एक पर्पल डाई है जिसे कि लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और लाइकेन किस डिवीजन को बिलोंग करता है? थैलोफाइटा डिवीजन को। और ये कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर जो है ही, इसे एसिड बेस इंडिकेटर भी हम कह सकते हैं। जब भी लिटमस सोल्यूशन ना तो अगर एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे न्यूट्रल सोल्यूशंस। तो न्यूट्रल सोल्यूशंस के केसेस में लिटमस सोल्यूशन का जो कलर है वो क्या रहेगा? पर्पल ही रहेगा। लिटमस को अगर हम एसिडिक सोल्यूशन में ऐड करें तो उसका कलर रेड हो जाता है। वहीं जब हम लिटमस को बेसिक सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो सोल्यूशन का कलर ब्लू हो जाता है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर जिन्हें हम लिटमस पेपर कहते हैं। इफ वी टॉक अबाउट चाइना रोज इंडिकेटर, अगर हम चाइना रोज इंडिकेटर को एसिडिक सोल्यूशंस में ऐड करते हैं तो उससे उसका कलर डार्क पिंक यानी कि मैजेंटा में चेंज हो जाता है। वहीं
चाइना रोज इंडिकेटर को बेसिक सॉल्यूशंस में ऐड करने पे हमें ग्रीन कलर देखने को मिलता है। इथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थलीन सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिडिक या बेसिक मीडियम में, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वनीला, अनियन एंड क्लॉव। Now we have learned that acids turn blue litmus red and bases turn red litmus blue. Now we will see that what happens when an acid is mixed with a base. तो जब भी एसिडिक सोल्यूशन को बेसिक सोल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है, दोनों सोल्यूशंस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यानी कि जब एसिड सोल्यूशन और बेस सोल्यूशन को हम सुटेबल अमाउंट्स में मिक्स कर देंगे तो जो एसिड का एसिडिक नेचर होगा और बेस का बेसिक नेचर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो सॉल्यूशन होगा वो ना तो एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा। इस रिएक्शन को बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें वाटर और सोल्ट प्रोड्यूस होते हैं आपके। तो सोल्ट जो है वो आपका एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, हीट हमेशा प्रोड्यूस होगी और जो इवोल्व्ड हीट होगी उससे रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का सिंपल एग्जांपल है HCl को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड यानी कि सोल्ट प्रोड्यूस होता है और साथ में वाटर भी, एंड हीट इज इवॉल्व्ड। यू कैन सी द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन दिस फिगर। फिनोल्फ्थलीन हमेशा बेसिक सोल्यूशन में पिंक कलर देता है, वहीं एसिडिक सोल्यूशन में इट रिमेन्स कलरलेस। न्यूट्रलाइजेशन हमें डेली लाइफ में भी हेल्प करता है। हमारा स्टमक एसिड प्रोड्यूस करता है टू डाइजेस्ट फूड, बट कभी कभी एक्सेसिव एसिड रिलीज होने की वजह से इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है जो कि बहुत पेनफुल होती है। तो इससे रिलीव के लिए हम एंटी एसिड जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है वो लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस होता है वो प्रेजेंट होता है। सो उससे जितना भी एक्सेसिव एसिड होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सिमिलरली जब भी हमें कोई भी चींटी काटती है तो वो हमारी स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है। तो अब एसिड रिलीज़ किया है उसने हमारी बॉडी में, इंजेक्ट किया है एयर में, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कोई ना कोई बेस चाहिएगा। तो यहाँ हम यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। तो हम मोइस्ट बेकिंग सोडा को रब करते हैं या फिर कैलामाइन सोल्यूशन भी हम ले सकते हैं जिनके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड। सोइल ट्रीटमेंट में न्यूट्रलाइजेशन कैसे वर्क करता है? अब बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स होने की वजह से सॉइल एसिडिक हो जाती है, तो प्लांट्स जो है ना वो अच्छे से ग्रो नहीं करते। अब दोनों ही जो केसेस हैं वो हार्मफुल होंगे प्लांट्स के लिए। ज़्यादा एसिडिक सॉइल होगी तो भी, ज़्यादा बेसिक सॉइल होगी तो भी। तो दोनों केसेस में सोल्यूशन क्या रहेंगे? जब सॉइल एसिडिक हो जाती है ना तो उसको हम बेस से ट्रीट करेंगे, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड हम उसके अंदर डाल देंगे जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं, या फिर स्लेग लाइम जिसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। और जब सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगी तो उसके अंदर हम ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर देंगे। ऑर्गेनिक मैटर एसिड्स रिलीज करेंगे उसमें, जिससे बेसिक नेचर सॉइल का न्यूट्रलाइज हो जाएगा। फैक्ट्री वेस्ट में भी बहुत ज़्यादा एसिड्स होते हैं जिन्हें कि वाटर बॉडीज़ में फ्लो करवा दिया जाता है और उनकी वजह से जितने भी मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी लाइफ खतरे में आ जाती है। तो उसके लिए भी न्यूट्रलाइजेशन की जाती है उस पानी की बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मैटर्स? तो चलिए देखते हैं। अब इस डायग्राम में यू विल सी दैट हमने टेस्ट ट्यूब में क्या लिया हुआ है, डाइल्यूट H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है। तो उसमें हम जिंक मेटल डालेंगे, तो जिंक के ग्रैन्यूल्स भी आप यहाँ देख सकते हो। तो क्या होगा, जब जिंक ग्रैन्यूल्स रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, और ये हाइड्रोजन गैस के से जो है इनमें यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब लगा करके हमने देखा यहाँ पे सॉप सोल्यूशन में डाल के कि यहाँ पे क्या बन रहे हैं, सॉप बबल्स बन रहे हैं। तो इनके अंदर भी ऑब्वियसली हाइड्रोजन फिल्ड होगी। तो जब भी हम इसके पास कैंडल लेके जाएंगे तो ये हाइड्रोजन गैस जो है वो बर्न होगी और पॉप साउंड की आवाज़ आएगी। इसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं।
वहीं हम जब जिंक को रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो सोडियम जिंकेट की फॉर्मेशन होगी और अगेन हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होगी। मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं विद एसिड्स, इसको समझने के लिए आप अज्यूम करिए कि आपके पास दो टेस्ट ट्यूब हैं। एक टेस्ट ट्यूब में आपने डाला सोडियम कार्बोनेट 0.5 ग्राम और दूसरी टेस्ट ट्यूब में भी 0.5 ग्राम ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला और इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में अब 2 मिलीलीटर डाइल्यूट HCl ऐड कर दो तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि सोल्ट यानी कि NaCl की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, साथ ही साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की भी फॉर्मेशन यहाँ होगी। यानी कि जब हम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सोल्ट प्रोड्यूस होता है, वहीं साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। और जब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर के थ्रू पास करवाएंगे तो क्या होगा, तो आपके कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी, यानी कि वाइट प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलेंगे। और ये आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड पास हो रही है थ्रू द CaOH ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन हम लाइम वाटर कहते हैं। और जब हम फर्दर जो हमारे ये वाइट प्रेसिपिटेट बने हैं उसमें फर्दर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाएंगे तो क्या होगा, एक्वस कैल्शियम बाइकार्बोनेट की यहाँ फॉर्मेशन होगी, या जैसे कि आप कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हो। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, तो ये तो हमने पढ़ी ली थी। इसमें क्या है कि जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो उससे हमें सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा, ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को लेकर की ही है। इसमें जो दो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स एंड रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स विद बेस। तो जब मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट करेंगे एसिड से तो ऑब्वियसली क्या मिलेंगे, हमें सॉल्ट्स मिलेंगे और वाटर मिलेगा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि मेटलिक ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। वही जब हम नॉन मेटलिक ऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ तो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा और वाटर तो प्रोड्यूस होगा। और इससे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं नेचर में। सभी एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं और जितने भी एसिड्स होते हैं अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट whether oil compounds containing hydrogen are acidic। अब इस फिगर को ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे एक बीकर लिया, मान लो 100 मिलीलीटर का बीकर ले लिया, इसमें कॉर्क को रख लो और दो नील्स फिक्स कर दो, एक इस तरफ और दूसरी इस तरफ, और दोनों नील्स को 6 वोल्ट बैटरी के दोनों टर्मिनल से जोड़ देते हैं थ्रू अ बल्ब एंड अ स्विच, और इसमें डाइल्यूट HCl डाल देते हैं बीकर में और अब करंट को कर देते हैं चालू। तो अब क्या होगा, जो हमारा बल्ब है वो ग्लो करेगा। और यही सेम एक्टिविटी अगर हम परफॉर्म करें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या होगा, तो भी बल्ब ग्लो करेगा। बट जब हम यही एक्टिविटी यही एक्सपेरिमेंट ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशंस के साथ करेंगे तो क्या बल्ब ग्लो करेगा, तो नहीं। एसिड्स के केसेस में जब भी बल्ब जला तो उसका क्या मतलब था, उसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है थ्रू द सॉल्यूशन, और जो इलेक्ट्रिक करंट है दैट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। एसिड्स में ना हाइड्रोजन आयन होते हैं जैसे कि केटायन और एनायन, यानी कि HCl में क्लोराइड आयन होगा आपका, NO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड में नाइट्रेट होता है। तो जो एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। सिमिलरली जब ये एक्सपेरिमेंट हम बेसिस के लिए परफॉर्म करते हैं तो विल गेट टू नो कि बेसिस जो है वो हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके बेसिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। What happens to an acid or a base in a water solution? क्या एसिड्स सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही आयंस प्रोड्यूस करते हैं? चलिए देखते हैं। फिगर को देखो, इसमें जो है लैब प्रेपरेशन दे रखी है किसकी, HCl गैस की, कि HCl गैस को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम। तो इसके लिए क्या करना है, एक साफ़ सुथरी टेस्ट ट्यूब लेनी है, ड्राई होनी चाहिए, इस बात का हमें ख़ास ध्यान रखना है। उसमें हम 1 ग्राम सॉलिड सोडियम क्लोराइड डालेंगे और फर्दर उसमें हम क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देंगे।
और यहाँ हमने सिर्फ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों लिया है, नाइट्रिक एसिड वगैरह क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर नाइट्रिक एसिड हम यहाँ पे लेते तो वो तो वॉलेटाइल होता है, तो HCl के साथ वो भी उड़ जाता। तो यहाँ पे जो H2SO4 है हमारा कंसनट्रेटेड, वो है नॉन वॉलेटाइल, तो हम उसकी ही रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के साथ। और टेम्परेचर को ध्यान रखना है, यहाँ पे ये मेन पॉइंट है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हमें रखना है बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस रिएक्शन से क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की फॉर्मेशन होगी, साथ ही HCl गैस यहाँ प्रोड्यूस होगी। ये जो हमारी HCl गैस यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, इसको मोइस्ट लिटमस पेपर से हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। तो क्या पाएंगे कि जो लिटमस पेपर का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो, अगर हम सिर्फ गैस को टेस्ट करते हैं ना लिटमस पेपर पे, तो वो उसका एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता, ठीक है, मतलब लिटमस पेपर पे कोई टेस्ट नहीं आता उसका। बट अगर हम उसको एक्वस सोल्यूशन में यानी कि पानी में डुबा के अगर टेस्ट कर रहे हैं किसको, HCl गैस को, तो लिटमस पेपर पे उसका एसिडिक नेचर शो होता है। एंड हियर यू कैन सी द चेंज इन कलर ऑफ द लिटमस पेपर। और अगर हमारे आसपास ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, इस गैस को यानी कि HCl गैस को गार्ड ट्यूब से यानी कि ड्राइंग ट्यूब भी इसको बोल सकते हैं, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, पास करवाएंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, जो कि गैस को क्या कर देंगे, ड्राई कर देंगे। गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड को लेके ही CDSE 2 2021 में UPSC ऑलरेडी क्वेश्चन फ्रेम कर चुका है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर HCl में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ वाटर जो सेपरेशन है हाइड्रोजन आयन का वो नहीं हो सकता HCl मॉलिक्यूल से, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस जो है वो कभी भी एलोन एग्जिस्ट नहीं करते। तो हाइड्रोजन आयंस जो है हमेशा हाइड्रोनियम आयन या H पॉजिटिव एक्वस में ही शो किए जाते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि एसिड्स जो हैं वो हाइड्रोनियम आयन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं या H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं वाटर में। अब ये देखते हैं कि जब बेस को हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो क्या होगा। देखो, इसके लिए एक रिएक्शन जो है या तो लिख लो या एज्यूम कर लो कि NaOH हमने लिया और हमने जो है उसको वाटर में डाल दिया। तो जब हमने बेस को डिसॉल्व किया वाटर में तो क्या होगा, OH नेगेटिव आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होंगे और Na पॉजिटिव आपका रहेगा। यानी कि बेसेस ने क्या जनरेट किए, हाइड्रोक्साइड आयंस जनरेट किए वाटर में। और जो बेसेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं उन्हें हम एल्कलीज कहते हैं। सभी बेसेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, एल्कली ही वो बेस है जो कि पानी में डिसॉल्व होगा। वो सोपी होते हैं, टच में बिटर होते हैं और कोरोसिव होते हैं। एंड इसी स्टेटमेंट पे जो है आपका क्वेश्चन फ्रेम किया जा चुका है इन CDS 2 2021। हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि जितने भी एसिड्स होते हैं एक्वा सोल्यूशन में वो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं। वहीं जितने भी बेसिस होते हैं एक्वा सोल्यूशन में वो OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। और जब भी हमने एसिड या बेस को पानी के साथ रिएक्ट किया तो उससे क्या हुआ, उनकी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस जो है वो डिक्रीज हो गई पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि हाइड्रोनियम आयन जिसे कि हम प्रोटोनेटेड वाटर भी कह सकते हैं। तो जितने भी एसिडिक एक्वस सोल्यूशन होते हैं उनके अंदर प्रोटोनेटेड वाटर होता है, ठीक है। तो उसकी कंसंट्रेशन आपकी क्या हो जाएगी, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी और इसी प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं। एंड द एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। एसिड को मिक्स करने पे पानी के जो उसकी हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है। वहीं बेसिस के केसेस में जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो कि मिक्सचर है काफ़ी सारे इंडिकेटर्स का, वो क्या करता है, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस पे डिफरेंट कलर शो करता है सोल्यूशन में। और किसी भी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए जो स्केल यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं pH स्केल। जो pH स्केल में P है दैट स्टैंड्स फॉर पोटेंस, जिसका मतलब होता है पावर। pH स्केल पे हम pH मेजर करते हैं जनरली फ्रॉम 0 to 14। 0 का मतलब होता है वेरी एसिडिक एंड वहीं 14 पे अगर हमारी pH वैल्यू आती है तो उसका मतलब है वेरी अल्कलाइन।
तो सिंपली हम कह सकते हैं कि पीएच से हमें वो नंबर पता चलता है कि भाई कोई भी सोल्यूशन जो है कितना एसिडिक है या कितना बेसिक इन नेचर है। और जितना ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन होगा उतनी ही लोअर जो है वैल्यू होगी पीएच की। न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए आपका पीएच रहता है 7। वहीं अगर 7 से कम वैल्यू होती है पीएच स्केल पे तो उसका मतलब होता है कि कोई भी सोल्यूशन क्या है, एसिडिक इन नेचर है। वहीं जैसे जैसे पीएच वैल्यू इंक्रीज होती जाती है फ्रॉम 7 to 14 तो उसका मतलब क्या है कि जो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन है सोल्यूशन में वो इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि जो स्ट्रेंथ है एल्कली की वो इंक्रीज होती है फ्रॉम 7 to 14। सो द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो एसिड्स आपको ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस देंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाएंगे, वहीं जो एसिड्स कम हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करके वो वीक एसिड्स कहे जाएंगे। सिमिलरली जो बेसिस ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करेंगे वो स्ट्रॉन्ग बेसिस कहलाएंगे, वहीं जो बेसिस कम हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस कर पाएंगे तो उन्हें क्या कहा जाएगा, वीक बेसिस। ये कुछ सब्सटेंसेस का पीएच दिया गया है, आपको पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, याद रखना है आपको कि गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच होता है दैट इज़ अबाउट 1.2, लेमन जूस का इज़ अबाउट 2.2, प्योर वाटर या ब्लड का इज़ 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच आपका रहता है 10, वहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का पीएच होता है अबाउट 14। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ है तो ये आप एनसीईआरटी से रीड कर सकते हो। आई वॉन्ट यू गाइज टू रीड इट बाय योर सेल्फ बिकॉज इसमें जो पेज नंबर 27 है एनसीईआरटी में क्लास 10th एनसीईआरटी का, तो इससे आपके CDS 2 2022 में एक ही पेज से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नाउ मोर अबाउट सोल्ट्स। तो सोल्ट्स की फॉर्मेशन ड्यूरिंग वेरियस रिएक्शंस वो तो हम देख ही चुके हैं पहले। अब हम उसकी प्रेपरेशन के बारे में और समझते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस को देखते हैं। फैमिली ऑफ सोल्ट्स की बात करें तो सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट दे बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोडियम सोल्ट्स, वहीं सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड बिलोंग टू द फैमिली ऑफ क्लोराइड सोल्ट्स। इसी तरीके से और भी जो है फैमिलीज होती हैं अमंग द सोल्ट्स। पीएच ऑफ सोल्ट्स, तो किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से जो सोल्स प्रोड्यूस होते हैं वो आपके न्यूट्रल रहते हैं, यानी कि उनका पीएच वैल्यू होगा आपका 7। वहीं किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के जो सोल्स बनते हैं वो आपके एसिडिक इन नेचर होते हैं, यानी कि उनका पीएच वैल्यू लेस देन 7 रहता है। वहीं किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनने वाले सोल्ट बेसिक इन नेचर होते हैं और उनका पीएच वैल्यू इज मोर देन 7। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, सी वाटर में काफ़ी सारे सोल्ट्स डिजॉल्व होते हैं, उनमें से सोडियम क्लोराइड को सेपरेट किया जाता है। जो भी सॉलिड सोल्ट के डिपॉजिट्स हैं वो हमें काफ़ी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में देखने को मिल जाएंगे। जो बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं ना सोल्ट के, वो ब्राउन कलर के होते हैं बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज़, जिन्हें कि हम रॉक सोल्ट कहते हैं। जो बैड्स होते हैं रॉक सोल्ट के, दे वर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बायगॉन एजेस ड्राइड अप। तो रॉक सोल्ट को कोल की तरह माइन किया जाता है। महात्मा गांधी जी के दांडी मार्च के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। अब यहाँ से भी यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर चुका है CDS में। उसने कुछ केमिकल्स के नाम दे दिए थे और फिर बोल दिया था कि ये बताइए कि स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में किसको एज एन इम्पोर्टेंट सिंबल यूज़ किया गया था। तो द आंसर वॉज सोडियम क्लोराइड। कॉमन सोल्ट एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है जिसको डेली यूज़ में वेरियस मटेरियल्स के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि एज अ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर। क्लोर अल्कली प्रोसेस के बारे में दिया हुआ है। इसमें क्या होता है, हम सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन लेंगे, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो ये क्या करेगा, डीकम्पोज होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और इसी प्रोसेस को हमने बोला है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं ना हमारे, उनकी वजह से क्लोर हमने यूज़ किया फॉर क्लोरीन एंड अल्कलीन फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एनोड पे हमें क्लोरीन गैस मिलेगी, वहीं कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन हमारा कैथोड के पास में बनेगा।
अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के बारे में। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है आपका यूज़ किया जाता है फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनर इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प एंड पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स एंड लॉन्ड्री। वहीं ब्लीचिंग पाउडर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया जाता है बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। बेकिंग सोडा का हम इस्तेमाल करते हैं अपने किचन में फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज एक्सेट्रा, सो इट इज़ ऑल्सो एडेड फॉर फास्टर कुकिंग समटाइम्स। ब्लीचिंग पाउडर को रिप्रेजेंट किया जाता है एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, वही बेकिंग सोडा को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा एंटासिड्स में भी यूज़ होता है, वहीं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ किया जाता है इसे, और इसी पे यूपीएससी सीडीएसई 1 2021 में क्वेश्चन फ्रेम कर चुका है। फिर है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को यूज़ किया जाता है एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, और इसे जो है ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है। वहीं इसके जो एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो है कि इसे वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इस स्टेटमेंट पे भी क्वेश्चन फ्रेम कर चुका है यूपीएससी इन सीडीएस 1 2021। तो अब तक आपको रियलाइज़ हो चुका होगा कि कितना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस ऑलरेडी फ्रेम हो चुके हैं इससे। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जो हमें लगता है कि ड्राई होते हैं, उनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो जब हम इन क्रिस्टल्स को हीट करते हैं ना, तो पानी रिमूव हो जाता है एंड द सॉल्ट टर्न्स वाइट। और जब हम इन क्रिस्टल्स पे फिर से पानी डालेंगे तो ब्लू कलर फिर से आ जाएगा। एक और सोल्ट जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो है जिप्सम। इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हम जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है, और इससे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, उसकी फॉर्मेशन होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट पाउडर है, और जब हम इसको पानी के साथ मिक्स करते हैं ये जिप्सम में चेंज हो जाता है, वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। प्लास्टर ऑफ पेरिस को टॉयज़ बनाने में या फिर डेकोरेशन के मटेरियल्स बनाने में यूज़ किया जाता है। वही डॉक्टर्स भी फ्रैक्चर्ड बोन्स होती हैं उनको सही पोजीशन पे लाने के लिए सब एज अ सपोर्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस ही यूज़ करते हैं। तो इसी टॉपिक के साथ अपना ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है, एंड एसिड बेसिस एंड सोल्स हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लिए हैं। आई होप कि जितने भी क्वेश्चंस आए वो सारे के सारे आप अटेम्प्ट कर पाओ इस लेक्चर के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।